डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह थर्मल पावर प्लांट से संबंधित है, जिसे तापीय शक्ति संयंत्र कहते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट के द्वारा बहुत सी बिजली उत्पादित की जाती है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। तो आइए देखा जाए। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, पूरे थर्मल पावर प्लांट की व्यवस्था का डायग्राम है कि कहाँ पे बॉयलर है, बॉयलर का काम क्या है, हमारा इकोनोमाइजर का काम क्या है, कंडेंसर का काम क्या है। तो आइए इसको समझा जाए। तो देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट है, जैसे नाम से पता चला, थर्मल यानी ताप, ताप यानी उष्मा। किसी भी चीज को गर्म करके जो बिजली पैदा की जा रही है, या कह सकते हैं कि तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिस प्लांट के द्वारा, जिस संयंत्र के द्वारा बदला जाता है, उसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, या कह सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो आइए देखा जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यह चिमनी है जिसे प्रेसिपिटेटर कहते हैं, या राख संग्रहण, जहाँ से राख, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जब हमें किसी चीज़ को गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोयले का। कोयला भी कई प्रकार का होता है, जैसे एंथ्रेसाइट, पिट टाइप, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, इतने टाइप के कोयले होते हैं। तो जो यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं वो पिट टाइप कोयले का या बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 5 से 12% राख होती है, जिसमें 5 से 12% राख होती है। एंथ्रेसाइट का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वह महंगा पड़ता है। आपको पता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है, कोयले के प्रकार में एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, जिसमें कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कोयला हम प्रयोग करेंगे वह बिटुमिन्स या पिट टाइप कोयला होगा। अब उस कोयले को, कोयले का देखिए ढेर होता है, जहाँ पे आपको दिखेगा थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे बहुत सारा जगह वो आपका कवर किया जाता है कोयले से। अब कोयला जहाँ पे आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पिसा हुआ हो, तो हॉपर में हम प्रयोग करते हैं पिसे हुए कोयले को, महीन चूड़ वाले कोयले को प्रयोग किया जाता है। तो उस टुकड़े टुकड़े के कोयले को महीन चूड़ में बदलने के लिए हम क्रश मशीन का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि क्रश मशीन क्या होता है? तो क्रश मशीन जो बड़े बड़े टुकड़े को छोटे चूड़ के रूप में, पेस्ट के रूप में बदल दे, महीन चूड़ के रूप में, वह क्या होता है? क्रश मशीन होता है। तो कोयला पहले आएगा तो देखेंगे कि जहाँ पे कोयला हम हॉपर में डाल रहे हैं, तो वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट की तरह एक मशीन होता है जो कन्वेयर की सहायता से घूमता रहता है। वह क्या करेगा? मशीन जहाँ पे कोयला पीसा गया है क्रश मशीन में, क्रश मशीन के पीसने के बाद वही कोयला जहाँ पे ढेर लगा हुआ है, एक मशीन के द्वारा कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है, और वह मशीन क्या करेगा? बार बार कोयले को हॉपर में गिराता रहेगा। क्योंकि हाँ, जब हम कोयले को जलाएंगे तो जलाने के लिए वहाँ मैन पावर के द्वारा, जैसे कोयले को अगर हम इसमें डालेंगे तो बहुत सारा मैन पावर चाहिए, लेकिन उस स्पीड से इसको ईंधन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के सहायता से यहाँ पर एक मशीन से हम बराबर कोयले को हॉपर में गिराते रहते हैं। तो कोयले को जो पीसा जाता है वह क्रश मशीन से पीसा जाता है, और क्रश मशीन से पीसने के बाद जो कोयला बनता है उसे कहते हैं पल्वराइज्ड कोल। पल्वराइज्ड कोल, पल्वराइज्ड कोल कहने का मतलब यह है कि महीन चूड़ के रूप में। अब पल्वराइज्ड कोल क्या होगा? मशीन के द्वारा इस हॉपर में गिरेगा। हॉपर क्या है? जैसे आप देखेंगे कि जैसे आटा चक्की हो गया या कोई भी चक्की हो गया, वहाँ पे जैसे जिसमें हम अपने अनाज को डालते हैं पीसने के लिए, वह इस प्रकार का कुछ व्यवस्था होता है जिससे हॉपर कहते हैं। इस हॉपर में आप क्या करेंगे? मशीन के द्वारा यहाँ पे कोयला गिराया जाएगा, तो वह कोयला क्या है? पल्वराइजर, या कह सकते हैं कि या तो हम पीस के कोयले को डालें, या तो हम यहाँ कोयला डाल रहे हैं उसके बाद पल्वराइज कर रहे हैं। हमारे पास दो व्यवस्था होती है। तो अगर क्रश मशीन से हम डायरेक्ट कोयले को इसमें डाल रहे हैं तो हमें दोबारा पल्वराइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे हॉपर से वह महीन पिसा हुआ कोयला यहाँ आएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, वही कोयला क्या है कि हम इसको, यह हमारा क्या सिस्टम है? यह बॉयलर है। बॉयलर क्या कहता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी चीज को गर्म करना, बॉयल करना या उबालना। तो बॉयलर है, बॉयलर के नीचे भट्टी होती है, यहाँ पर भट्टी है, भट्टी के ऊपर हमारा क्या होता है? बॉयलर होता है। ठीक है। भट्टी का प्रयोग हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि जब हम इस कोयले को
इस बॉयलर में या भट्टी में डाल रहे हैं तो भट्टी में डालने के बाद जो हमारा महीन चूर्ण पिसा हुआ कोयला है इसमें आएगा और एयर प्री हीटर के द्वारा अलग से गर्म हवा साइड से इस बॉयलर के अंदर हमें दी जाती है। किसको देते हैं? जो हमारा पिसा हुआ कोयला है जिसे हम पल्वराइजर या पल्वराइज्ड कोल कहते हैं। तो पल्वराइज्ड कोल को अलग से गर्म हवा दिया जाता है और कुछ समय बाद इस फर्नेस में वह चीज़ें जब आ जाती है, हमारा पिसा हुआ कोयला इसमें आ गया तो वह क्या करेगा, उसमें आग लग जाती है। ठीक है, वह गर्म हो जाता है। अब गर्म होने के बाद देखिए, जरूरी नहीं है कि सारा कोयला गर्म हो जाए। जैसे कोई चीज़ पीसी हुई होती है, महीन पीसी हुई होती है तो पेस्ट के रूप में, तो उसको अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो कुछ तो भाग यहाँ पे क्या होगा, नीचे बैठ गया। ठीक है, नीचे बैठा हुआ भाग क्या होगा कि अगर वह टुकड़ों में है तो वह नीचे बैठ जाएगा, अगर वह चूर्ण के रूप में है तो यहाँ एयर प्री हीटर के द्वारा इस भट्टी में डालने पर उसमें आग लग जाएगी। आग लगेगा तो कुछ तो राख उड़ेगा और कुछ वही हमारा कोयला जो महीन पिसा हुआ है, महीन पिसे हुए होने के कारण इसमें यह क्या करता है, उड़ता है। अब होगा क्या कि जो टुकड़े के रूप में है वह कोयला हम यहाँ से इसको बॉयलर से बाहर कर लेते हैं। बॉयलर से बाहर करने पे क्या होगा, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सीमेंट बनाने में। उस कोयले का प्रयोग सीमेंट बनाने में करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि बॉयलर को यहाँ से क्या होता है, या खोल सकते हैं बॉयलर को। बॉयलर को खोलने पर जो कोयला बच गया, जो यहाँ पर आग के द्वारा नहीं जल सकता है या नहीं जलाया जा सकता, उस कोयले को हम यहाँ से बॉयलर से बाहर निकाल लेंगे और उसका प्रयोग हम सीमेंट बनाने में करते हैं। अब आगे देखिए, जैसे ही जो महीन पिसा हुआ कोयला है गर्म हवा दी जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि उस कोयले में भट्टी के कारण वो आग लग गया। अब हमारा जब कोयला जल रहा है तो वहाँ पे राख के साथ साथ कुछ पार्ट जो हमारे कोयले के पिसे हुए पार्ट हैं वह भी क्या होंगे, ऊपर आएंगे। अब ऊपर आने पे क्या होगा कि अगर हम उसको खुली हवा में धुएं को निकलने दे रहे हैं, बॉयलर मतलब क्या हो गया, भट्टी है, भट्टी के ऊपर बॉयलर है। अब भट्टी का मतलब यह है कि यहाँ पे जब हम कोयला जलाएंगे तो वहाँ पे धुआं उठेगा। उस धुएं को प्लस राख को हम क्या करते हैं कि एक अलग से बॉयलर के ऊपर पाइप लगा के यहाँ पर इस राख संग्रहण पे, एक यह स्टोर है जो हमारा राख संग्रहण है, यहाँ पर स्टोर करेंगे। राख तो यहाँ संग्रहण हो गया, लेकिन जो धुआं बच गया इस पाइप के द्वारा हम चिमनी में डाल देते हैं, जिससे हम कहते हैं प्रेसिपिटेटर। इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर क्या होता है, जिसे अवशोषक कहते हैं। अवशोषक देखिए, अब जितने भी पावर प्लांट, हमारा थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे अवशोषक का होना अनिवार्य है। अगर हम बॉयलर से खुली हवा में धुआं या राख को छोड़ देंगे तो अगल बगल जितने भी लोग हैं वह बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और यह क्रिया निरंतर लगी रहेगी, क्योंकि हमें कोयले को जला के बिजली निरंतर बनाना है। तो यह प्रतिदिन की क्रिया है, तो हम धुएं को ऐसे खुली हवा में नहीं छोड़ेंगे कि बाकी लोग उससे बीमार हो जाएं, बाकी लोग उससे क्या हो, उनको नुकसान पहुंचे। तो यह जो प्रेसिपिटेटर या अवशोषक होता है या निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, या कह सकते हैं कि यह ऋणात्मक गुणांक होता है। यह जो होता है आपका ऋणात्मक गुणांक। ऋणात्मक गुणांक कहने का मतलब यह है कि यह धुएं को अवशोषित कर लेगा। जैसे इसको ऐसे समझिए कि आजकल जो हम किचन में एक चिमनी का उपयोग करते हैं, सब लोग देखे होंगे कि ऊपर से एक चिमनी लगा होता है किचन का, जहाँ पे आप गैस को जला रहे हैं या पे जहाँ पे खाना बन रहा है, चूल्हे के ऊपर एक चिमनी लगा होता है। तो चिमनी का काम यही है कि जब हम खाना बना रहे हैं तो जो उससे स्मेल निकल रही है प्लस उससे जो थोड़ा बहुत धुआं उठने वाला है या भाप उठने वाला है, वो चिमनी क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो बाकी घरों में या कमरों में क्या होता है, ना उसका स्मेल फैलता है, ना उसका धुआं फैलता है, ना भाप का थोड़ा बहुत असर रहता है। तो वहां पे वह क्या करेगा कि ऋणात्मक गुणांक होने के कारण यहाँ पे चिमनी क्या करेगा, धुएं को अवशोषित कर लिया। तो क्या हुआ, हमारा राख भी बाहर निकल गया इस पाइप के माध्यम से, प्लस इससे धुआं भी हम प्रेसिपिटेटर में डायरेक्ट अवशोषित करा दिए। तो इस बॉयलर और भट्टी के जलने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पे एयर प्री हीटर क्या करेगा, जैसे ही इस चूर्ण वाले कोयले को गर्म करेगा, ठीक है, गर्म हवा दिया जा रहा है प्लस यहाँ भट्टी है, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इसमें आग लग गई। आग लगने के कारण यहाँ पे यह जो टेढ़ी मेढ़ी देख रहे हैं यह पाइप है जिसमें पानी भरा गया है। इसके अंदर क्या है, पानी भरा गया है। यह पाइप है जिसमें वाटर फिल किया गया है, वाटर फिल्ड।
पानी भरा हुआ ये पाइप है। अब बॉयलर में क्या होगा कि क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, हम कोयले को जला दिए, कोयले में आग लग गई तो अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और यह पाइप जो है इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है कि कुछ समय बाद जो अंदर का टेम्परेचर है वह सुपर हीटेड टेम्परेचर पर चला जाता है। क्योंकि यह पानी भरा गया है तो पानी जो अंदर है उसके नीचे हमारा भट्टी है, भट्टी में क्या है कि हम कोयले को इस बॉयलर के अंदर पूरा कोयले को जला दिए, आग लगा दिए। तो अब जैसे ही क्या होगा कि इसको हम गर्म करेंगे, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसे सुपर हीटेड टेम्परेचर कहेंगे। उस टेम्परेचर पर इस पाइप के अंदर जितनी भी पानी है वह भाप का रूप धारण कर लेगी, वह भाप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सुपर हीटेड टेम्परेचर पर इस पाइप के सारे पानी क्या होंगे, भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहां पे क्या है कि उसी भाप को अब यहां से जो भाप निकलेगा वह हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, उसका प्रेशर क्या होगा, बहुत हाई होगा और उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। उस भाप को हम क्या करेंगे, टरबाइन की ब्लेड पर ऐसे प्रवाहित कर देंगे। टरबाइन में क्या है कि छोटे ब्लेड, फिर बड़े ब्लेड, फिर उससे बड़े ब्लेड, इस प्रकार से है। अब उस पे टरबाइन के ब्लेड पर जब हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का भाप डालते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि टरबाइन का ब्लेड क्या होगा, घूमेगा। टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो टरबाइन का ब्लेड जो है एक शाफ्ट पर स्थापित किया गया है, तो वह ब्लेड घूमने के कारण टरबाइन का शाफ्ट भी घूमेगा और शाफ्ट घूमने के कारण शाफ्ट का जो दूसरा सिरा है हमारा अल्टरनेटर से जुड़ा है तो अल्टरनेटर भी घूमेगा, क्योंकि अल्टरनेटर को जो इनपुट चाहिए वह यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। और यहाँ पे जो टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन के घूमने के कारण यहाँ पे जो ऊर्जा मिलेगी वह क्या मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा। यहां पे जो ऊर्जा मिलेगी वह यांत्रिक ऊर्जा होगी और वह यांत्रिक ऊर्जा जब अल्टरनेटर को देंगे तो अल्टरनेटर क्या करेगा, हमें विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड कराएगा। तो यहां से जो हमें मिलेगा वह हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। यहां से जो मिलेगा विद्युत ऊर्जा, यानी उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा या भाप ऊर्जा को हम किस में बदल दिए, विद्युत ऊर्जा में बदल दिए। अब यहां पे एक चीज आप सोच रहे होंगे कि जो भाप हम इस टरबाइन को दे रहे हैं वो कभी ना कभी पानी में कन्वर्ट होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा भाप बना रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई चीज गैस पे रख के गर्म करें, ऊपर कोई बर्तन या ढक्कन रख दें तो कुछ समय बाद अगर वो पानी है या दूध है गर्म हो जाएगा तो उस ढक्कन को देखेंगे तो उस पर चिपका हुआ पानी होगा, बूंद बूंद पानी चिपका हुआ होगा और एक समय बाद वही पानी क्या होता है, बूंद की तरह बनकर उस पानी में या उस दूध में गिरता रहता है। तो यहाँ टरबाइन है, टरबाइन का पर जब हम भाप डाल रहे हैं ब्लेड पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का, जब हम देखिए जैसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का भाप जब टरबाइन की ब्लेड पर डालेंगे तो जो भाप हम टरबाइन की ब्लेड पर डाल रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि वो ठंडा होगा। अभी उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत अधिक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अधिक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वह भाप क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा होने की स्थिति में हम क्या करेंगे कि टरबाइन का जो ब्लेड है उसमें एक समय ऐसा आएगा कि पानी की मात्रा थोड़ी बहुत इकट्ठा होने लगेगी। उस पानी को हम क्या करेंगे, इस पाइप के द्वारा कंडेंसर में प्रवाहित कराते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो भाप है वह भाप ठंडा होने पर इस पाइप के माध्यम से कंडेंसर में आएगा, ठीक है। अब कंडेंसर का काम यही है कि भाप को पानी में बदलना। कंडेंसर का काम क्या है कि यह क्या करेगा, गर्म भाप को पानी में बदलेगा, गर्म भाप को पानी में बदलता है, ठीक है। गर्म भाप को पानी में बदलेगा तो कंडेंसर, देखिए यह कंडेंसर क्या करेगा कि टरबाइन के पर जो ब्लेड, टरबाइन की ब्लेड पर जो हम गर्म भाप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का भाप इस पे डाल रहे हैं तो उसको आउटलेट के लिए हमें एक जगह चाहिए। इनलेट तो यह हो गया टरबाइन के ब्लेड पर। अब हम कोई चीज इनलेट यानी इनपुट दे रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं से आउटपुट भी निकलेगा। तो टरबाइन का ब्लेड तो जरूर घूमेगा, उसका शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के घूमने की वजह से यहाँ जो शाफ्ट का दूसरा सिरा वो अल्टरनेटर से जुड़ा है, अल्टरनेटर भी घूमेगा, लेकिन वह जो भाप है वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलना चाहिए। तो इस पाइप के माध्यम से, यह जो पाइप देख रहे हैं इस पाइप के माध्यम से हमारा जो भाप है वह कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर का काम यही है कि यह भाप को पानी में बदल देता है। जब पानी में बदल दिया तो उस पानी को हम इकट्ठा करेंगे और फीड वाटर पंप, एक पंप के द्वारा,
ठीक है, एक पंप के द्वारा इस पाइप से जोड़ देंगे और फिर वही पानी रिसाइकिल होकर फिर गर्म होगा। गर्म होने पर सुपर हीटेड टेम्परेचर पर पहुंचने पर वो भाप का रूप लेगा। फिर वही भाप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भाप को हम टरबाइन पे देंगे। टरबाइन का ब्लेड घूमेगा, ब्लेड घूमने की वजह से शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमने की वजह से हमारा अल्टरनेटर घूमेगा और अल्टरनेटर के घूमने की वजह से हमें जो ऊर्जा मिलेगी वह विद्युत ऊर्जा मिलेगी। अब यहां पे देखिए सारा चीज हो गया। एक चीज आपका यहां पे रह गया, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है? इकोनोमाइजर को आप ऐसे समझिए कि यह बॉयलर का असिस्टेंस है। बॉयलर का असिस्टेंस के रूप में कार्य करता है या बॉयलर का एक सहायक के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि यह पानी जो फीड वाटर पंप है, इस पाइप के द्वारा हम बॉयलर में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, एक समय आएगा कि यह जो पाइप का पानी है वह पानी भाप के रूप में बन गया। अब भाप के रूप में बन गया जिसका टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी हाई है। ठीक है, तो यहां पर जो हम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं भाप के बॉयलर के अंदर या भट्ठी में, उस पानी को वहां तक पहुंचने के पहले इस फीड वाटर पंप को इकोनोमाइजर से गुजारते हैं। इकोनोमाइजर का काम यही है कि इस पानी को सुपर हीटेड टेम्परेचर पर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे गर्म कर देता। पहले ही इकोनोमाइजर क्या करेगा, जो फीड वाटर है उसको क्या करेगा, सुपर हीटेड टेम्परेचर पे के पहले ही उसको गर्म कर देगा। अब गर्म करने पर क्या होगा कि अंदर जब जाएगा, यह पानी जब अंदर जा रहा है तो उसको कम टेम्परेचर पे ही क्या हो गया, भाप बन गया। क्योंकि सुपर हीटेड टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर उसको इकोनोमाइजर के माध्यम से ही मिल गया, क्योंकि यह पाइप जो गुजारेंगे वह हमारा इकोनोमाइजर से होके जाएगा। और इकोनोमाइजर का काम यही है कि जो इस पाइप से पानी अंदर जा रही है उस पाइप को पहले ही गर्म कर देना बॉयलर में पहुंचने के पहले। इकोनोमाइजर का काम क्या है? इकोनोमाइजर का काम वही है कि जो फीड वाटर पंप हम इस बॉयलर में जो पाइप हम लगाएं उससे जो गुजार रहे हैं, उस पानी को बॉयलर में पहुंचने के पहले ही उस पानी को गर्म कर देना। जब कोई चीज पहले से गर्म हो गया उसको सुपर हीटेड करना या भाप बनाना है, तो जिस पात्र में या जिसकी सहायता से हम उसको भाप या सुपर हीटेड टेम्परेचर पे पहुंचा रहे हैं, वहां पर हमें क्या होगा, कम समय पर ही वह अधिक से अधिक भाप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसको पहले ही हम गर्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे इकोनोमाइजर का काम वही है कि फीड वाटर पंप को पहले ही सुपर हीटेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर दे दिया गया। वही पानी जब बॉयलर में जाएगा तो बॉयलर में कुछ ही समय में वह पानी क्या बनेगा, भाप का रूप बन जाएगा। भाप का रूप बनने के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, उस भाप को हम टरबाइन के ब्लेड से गुजारेंगे। फिर यही साइकिल निरंतर चलती रहेगी। यहां पर देखिए जो एयर प्री हीटर है, एयर प्री हीटर क्या होता है कि एक गर्म हवा होता है। गर्म हवा हम इस फर्नेस, एक भट्टी हो गया, ठीक है, भट्टी पर के ऊपर बॉयलर रखा है। एयर प्री हीटर का काम यही है कि जो अंदर हम पल्वराइज्ड कोल को या कोयले को अंदर डाल रहे हैं उस पर गर्म हवा फेंकना, उसको साइड साइड से गर्म हवा फेंकना। और एक समय ऐसा आएगा कि वह कोयला क्या होगा, उसमें आग लग गई। कोयला जलेगा तो राख भी बनेगा प्लस धुआं भी उठेगा। तो राख और धुएं को हम इस पाइप के माध्यम से राख को यहाँ इकट्ठा कर देंगे और ऋणात्मक गुणांक का एक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं। आज जितने भी थर्मल पावर प्लांट लगे हैं सबके प्लांट पर यह नेसेसरी हो गया है मानक के अनुसार कि आप एक प्रेसिपिटेटर लगाइए। प्रेसिपिटेटर लगाने का फायदा यही होगा कि जो राख या अवशेष या धुआं जो बच रहा है थर्मल पावर प्लांट का, क्योंकि वहां पे जलाने की प्रक्रिया निरंतर होगी और जलाएंगे तो धुआं होगा। धुआं अगर खुली हवा में छोड़ देंगे तो अगल बगल लोग क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे और अधिक से अधिक बीमारी फैलेगी। तो इससे बचने के लिए प्रेसिपिटेटर क्या करेगा, उसे अवशोषित कर लेता है और धुएं की मात्रा को कम कर देता है। यह जो पावर प्लांट है, आपको इसके पहले बताया गया था हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में यह महंगा होता है। इसका कास्ट जो आता है, इनिशियल कास्ट बहुत अधिक है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट था वहाँ पर फ्यूल के रूप में कुछ यूज़ नहीं करना है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट में आपको फ्यूल के रूप में कोयले का उपयोग करना है। और कोयला हमारे देश में प्रचुर मात्रा में है, फिर भी कुछ ना कुछ उसका कास्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट है, फिर वहाँ से मैन पावर का जो कास्ट है, ये सब हम पे करते हैं। तो कोयला जब भी होगा हम खरीद के ही जलाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ उस पर कास्ट गिरेगा। लेकिन जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, पानी हमारे देश में प्रचुर मात्रा में होने की वजह से जहां पर भी बांध होगा या बैराज है वहां पे हम क्या करते हैं, रेजरवायर बना के हम वही क्रिया हम क्या करते हैं, पेनिस्टाक के माध्यम से टरबाइन को देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें।